तो बच्चों अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन बेसिक टर्म्स में हो गए थे, है ना। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम। फिर अब जो नेक्स्ट टर्म है जो आपको आना चाहिए, वैसे आप जानते हो बहुत अच्छे से, बट हम एक बार जल्दी से उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो पहले से आप जानते हो 9th क्लास से, उसको लिख लेते हैं जल्दी से ना। तो हमारा चौथा टर्म है स्पीड और पांचवा टर्म है वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी की बात हो रही है ना। तो स्पीड के बारे में लिख लेते हैं। आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट स्पीड के लिए उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द इट इज डिफाइंड डिफाइंड एज द rate of rate of change of rate of change of distance rate of change of distance with respect to time with respect to time। तो बच्चों उसको स्पीड बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद ये जो है स्पीड जो है बच्चों, आपको पता है कि डिस्टेंस पे डिपेंड करती है ना, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी। तो हम लिख सकते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जबकि स्पीड वेलोसिटी जो होती है बच्चों, वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट पर। तो वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी, है ना। स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद अगर जैसे कि आपको पता है कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड भी हमेशा कैसी होगी बच्चों? पॉजिटिव ही होती है ना। इसलिए हम लिख सकते हैं इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है ना। स्केलर क्वांटिटी है तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसके बाद ये जो स्पीड है बच्चों, ये दो प्रकार की होती है ना। स्पीड कैन बी क्लासिफाइड स्पीड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, है ना। टू टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, टू टाइप्स। तो फर्स्ट जो आपकी स्पीड होती है उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। जो आप 9 से पढ़ते आ रहे हो, जो स्पीड आप पढ़ते आ रहे हो वो एवरेज स्पीड होती है ना। और एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है भाई? एवरेज स्पीड, इसको वी एवरेज लिखते हैं अपन। तो आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना बच्चों। ये मेन फॉर्मूला है एवरेज स्पीड निकालने का। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। जो डिस्टेंस कवर्ड करने में टोटल टाइम लगा है वो नीचे डिवाइड कर दो तो एवरेज स्पीड आ जाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड की वेलोसिटी, स्पीड की यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर पर सेकंड, है ना। डिस्टेंस कवर्ड मीटर में नापा जाता है, टाइम टेकन सेकंड में नापा जाता है। तो स्पीड की जो यूनिट हो गई एसआई यूनिट, वो बच्चों मीटर पर सेकंड हो गई। अच्छा, दूसरी टाइप की जो स्पीड होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आपको याद होगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में मैंने बहुत डिटेल में इस पे बात की थी, है ना, दो एग्जांपल्स लेकर। तो यहाँ पे फिर से हम बात नहीं कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन के बेसिक्स में आप जाएंगे तो वहां पे आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर हमें निकालना है तो हम करते क्या था? इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हम एवरेज ही निकालते थे, बट उसमें डेल्टा टी टेंडिंग टू क्या करते थे बच्चों? जीरो। इंस्टेंटेनियस स्पीड, आपको याद होगा बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते थे हम लोग। वहां पे पूरी प्रोसेस आपको बताई गई है, इसको वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और याद है वो फाइनली क्या बन जाता था? एक्चुअली करते क्या था इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए? वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। हम एवरेज स्पीड निकालते थे, एवरेज स्पीड फ्रॉम टी इक्वल्स टू टी सेकेंड टू टी इक्वल्स टू टी प्लस डी टी सेकेंड, है ना बच्चों। एवरेज किस सेकंड, किस इंटरवल के बीच में निकालते थे? टी सेकेंड से लेकर टी प्लस डी टी सेकेंड तक, सच दैट सच दैट सच दैट डी टी टेंडिंग टू जीरो। तो जो ये चेंज इन टाइम है, इंटरवल है, फाइनल टाइम मतलब ये इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल करोगे तो दिस माइनस दिस, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा बच्चों।
तो यहाँ पे ये कितना बच जाएगा dt, और dt कैसा होना चाहिए था, ये इंटरवल जितना छोटा होगा, इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है ना, इंस्टेंट की बात हो रही है, तो टेंडिंग टू जीरो की बात हो रही है, तो इतने कम समय के लिए जितना ज्यादा आप इंटरवल कम लेते थे उतनी ही एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलती थी। तो अगर ये बहुत कम हो जाए टेंडिंग टू जीरो, जिसको डिफरेंशियल इन्फिनाइटली स्मॉल बोला गया था, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड में, है ना। ये पूरा आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक लेक्चर में बताया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था ना। तो यहाँ पे उसको ऐसे, ये आपका स्टेटमेंट में हम लिख रहे हैं, इसी को अगर मैथमेटिकली लिखना था तो याद करो लिमिट लगाया था, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, और अगर आप एवरेज निकाल लो तो यही इंस्टेंटेनियस बन जाता था। तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, आपको किताबों में ऐसा मिलेगा, ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड मतलब डेल्टा एक्स अपॉन टोटल टाइम टेकन मतलब आपका डेल्टा टी। और फिर उसके बाद क्या होता था कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते थे, यही चीज डिफरेंशिएशन हो जाती थी, तो dx बाई dt। यानी अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है बच्चों तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वैसे भी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कभी भी इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो उसके लिए आप डिफरेंशिएशन ही करते हो, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी, और इसकी यूनिट भी डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम मतलब मीटर पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट दोनों ही स्पीड की मीटर पर सेकंड ही होती है। तो एवरेज स्पीड निकालने का ये तरीका, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का तरीका ये है शॉर्ट में कि आप डिफरेंशिएशन कर लो, और डिफरेंशिएशन हमने सीख लिया है, इसलिए मैंने कहा था कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्योंकि अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कभी भी आपको सवाल में अगर सिर्फ स्पीड बोला है या सिर्फ वेलोसिटी बोला है तो हमेशा याद रखना बच्चों, स्पीड और वेलोसिटी का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर उसको एवरेज निकलवाना होगा तो वो एवरेज वर्ड यूज करेगा, अगर कुछ भी यूज नहीं किया गया, सिंपल वेलोसिटी या स्पीड बोला गया है तो हमेशा याद रखिएगा कि इंस्टेंटेनियस ही निकालना पड़ता है ना। तो ये बात शायद आप लोगों को क्लियर होगी। तो इसकी बच्चों ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड हो गई। और हम क्या लिख सकते हैं, ये जो स्पीड है बच्चों, स्पीड, ये स्पीड नापने का तरीका, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपके व्हीकल्स में लगा रहता है, जैसे ओडोमीटर मैंने बताया था आपको, ओडोमीटर डिस्टेंस नापने का काम आता है, और उसी व्हीकल में एक स्पीडोमीटर होता है, मैंने उस समय ही बताया था आपको, है ना। आप गाड़ियों में देखोगे तो मिल जाएगा आपको इस तरीके से, ऐसा अगर एनालॉग है तो इस तरीके से एरो मिलता है ना, यहाँ पे 0 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40, 50, है ना, इस तरीके से। तो ये कांटा जहां भी जाता है, अब तो डिजिटल आने लगे हैं तो वो आपको लिख के ही बता देता है, तो उतने किलोमीटर पर आवर से आपकी गाड़ी चल रही है, तो वो स्पीड बता रहा है, वो वेलोसिटी नहीं बता रहा है, वहां पे कोई डायरेक्शन नहीं बताता, वो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताता है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, इज अ डिवाइस लिख लो चाहो तो, इज अ डिवाइस used in vehicles, used in vehicles to measure, to measure, to measure speed of, speed of vehicle, है ना बच्चों। तो आई होप आपको स्पीड से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये क्लियर होंगे, है ना। अब ऐसे ही पॉइंट्स हम किसके बारे में लिख लेते हैं जल्दी से, वेलोसिटी के बारे में। तो देखिए बच्चों, स्पीड के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स लिख चुके हैं, अब हम वेलोसिटी के लिए लिख लेते हैं। तो आपका जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ टर्म है, वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, जैसे अभी हमने बोला कि स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो हम इसको लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये रेट है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ गया तो स्पीड की जगह वो वेलोसिटी हो जाएगा, है ना। और जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है तो आप समझ ही चुके होंगे ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। वो स्केलर क्वांटिटी था, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर आपको याद हो तो आपको एक चीज बोली गई थी कि भाई
जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो सकता है, वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है और वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है ना बच्चों। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी डायरेक्शन होगी। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन एंड इट्स डायरेक्शन एंड इट्स डायरेक्शन is in the direction of डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखें बच्चों, जैसे मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो चीज वेलोसिटी के साथ भी एप्लीकेबल है। तो इट कैन बी पॉजिटिव कॉमा जीरो और नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है ना बच्चों। तो ये बात भी आपको याद रखना है। जैसे हमने स्पीड को दो टाइप में क्लासिफाई किया है, वैसी वेलोसिटी कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी कैन बी क्लासिफाइड classified into two types है ना। तो पहला जो टाइप की वेलोसिटी वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी तो आपको पता है ना बच्चों क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर लगा देंगे ऊपर, है ना, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ऊपर हमें वेक्टर का साइन लगाना पड़ेगा। तो ये एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन, है ना बच्चों। और इसकी यूनिट भी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर ही होती है, ये बताया था आपको, और टाइम की यूनिट तो सेकंड ही होती है। तो वेलोसिटी की भी जो यूनिट है बच्चों वो कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, है ना। फिर दूसरे टाइप की जो वेलोसिटी है, फिर से वही, अगर आप एवरेज निकालें और बहुत स्मॉल कर दें इंटरवल को तो वो इंस्टेंटेनियस दे देगा। तो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे v वेक्टर से। अच्छा, यहां पर आप क्या लिख सकते हो बच्चों, इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, है ना। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये आपको एवरेज मिल जाएगा। और जब इसी को करोगे तो ये पोजीशन में चेंज जो आएगा बहुत ही छोटा चेंज आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन। तो dx वेक्टर अपॉन dt, तो दिस विल बिकम मीटर पर सेकंड। तो ये बच्चों आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। कुल मिला के इंस्टेंटेनियस निकालना है तो डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन का जो टूल है वो इसलिए आया है ताकि आपको इंस्टेंटेनियस चीजें निकालने में आसानी हो। तो जहां भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है वहां आपको करना क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन करना चाहिए। दैट्स इट, आपको ये चीज याद रखनी है। और उसके बाद फिर आप देखो तो ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ये आपका बच्चों एवरेज वेलोसिटी हो गया। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी। उसके बाद अगर देखें हम तो एक चीज आपको याद रखना है, जो हमने अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखा था, याद करो हमने कंपेयर किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो यहां पर भी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो आपको मैंने कंपैरिजन बताया था बच्चों कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को ले लें तो उसको कंपेयर किया जा सकता है, किससे, डिस्टेंस से। इसलिए हमने कंपेयर किया था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आई होप बच्चों आपको याद होगा, है ना, ये हमने बाद में लिखा था लास्ट में। तो डिस्टेंस इज बच्चों क्या,
डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कभी भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो डिस्प्लेसमेंट था ना, बात तो ये थी। अच्छा, अगर मैं दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दूं बच्चों, टाइम से डिवाइड कर दूं, तो ये टाइम से डिवाइड कर दिया और यहां भी टाइम से डिवाइड कर दिया, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी स्पीड। स्पीड तो इसको आप लिख सकते हो स्पीड। तो यहां से ये रिलेशन आ जाएगा, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो यहां से ये रिलेशन भी वैलिड है भाई, कि स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। या फिर आप ये लिख सकते हो, अच्छा ये जो स्पीड और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड्स की बात हो रही है, ये एवरेज के लिए बात हो रही है, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन है। तो ये रिलेशन जो है, ये एवरेज स्पीड और एवरेज के लिए बात हो रही है ना, एवरेज के लिए बात हो रही है, इंस्टेंटेनियस के लिए नहीं कर रहे हैं हम। तो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल्स टू और नहीं, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा, इसको अगर इसके नीचे ले आओ, तो रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो वैसा ही रिलेशन है जैसा हमने वहां देखा था, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो ये रिलेशन भी पूछा जा चुका है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, वहां पे आपको बताया गया था बच्चों कि स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों कब इक्वल होते थे। तो आपको याद होगा, मैंने लिखवाया था कि व्हेन अ बॉडी इज ट्रेवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट मेकिंग यू टर्न, है ना। तो यहां पे भी हम वही लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे स्पीड जो है, स्पीड जो है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड, एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के इक्वल कब होगा, कब होगा, कब होगा। तो हम यहाँ पे वही कंडीशन है, व्हेन अ बॉडी travels in a straight line, in a straight line without making यू टर्न। मतलब कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में चले और पलटी ना मारे, पलटे ना, स्ट्रेट लाइन में चलती जाए, पलटे ना, तो यू टर्न, तो फिर उस केस में आपकी स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा बच्चों कैसा होता है, सेम होता है ना। तो आई थिंक आपको ये बात याद रहेगी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने पहले बोला, अलग अलग कब हो जाएगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, जब यू टर्न ले लेगा वो, है ना। स्ट्रेट लाइन में चलता जाए लेकिन यू टर्न ना ले तो बराबर होगा। ठीक बच्चों, तो जल्दी से इतना लिखो, फिर मैं आगे की बात बताता हूं। तो बच्चों देखिए, ये जो मैंने रिलेशंस बताए हैं आपको, जैसे मैंने अभी बोला, ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के लिए लिखा है। लेकिन ये रिलेशन अगर आप इंस्टेंटेनियस के लिए पूछेंगे अगर, तो आपसे हमेशा ये कहा जाएगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा इक्वल होता है किसके बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के। ये बात आप याद रखना, ये आप बोल सकते हो दिस इज ऑलवेज ट्रू। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो हमेशा ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा, इसमें कोई भी अलग चीजें नहीं है ना, मतलब ये हमेशा ही होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। ऐसा क्यों, तो उसका कारण क्या है, एक्चुअली में जो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की आप बात करते हो, तो ये तो बहुत छोटे इंटरवल के लिए, dt टेंडिंग टू जीरो, जैसे बताया गया था। तो मान लो एक पार्टिकल इस तरीके से पाथ पे चल रहा है, इस तरीके से एक पाथ पे चल रहा है, सोचो वो इस ए पॉइंट से चलना चालू करता है और यहाँ पे कोई पी पॉइंट है जहां तक वो चल रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बहुत लार्ज इंटरवल है जहां पे ए से पी पाथ तक गया है। तो यहाँ पे जब आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहोगे, तो ये जो बच्चों ब्लू कलर की लाइन है, ये आर्क लेंथ डिवाइड बाई अगर टाइम करोगे तो आपको स्पीड मिलेगा। लेकिन अगर ए से पी डायरेक्टली जोड़ दोगे तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये रेड कलर की लाइन अलग लेंथ की है और ये ब्लू कलर की लाइन अलग लेंथ की है, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड में अंतर होगा।
लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं तो ये पी पॉइंट धीरे धीरे किसके पास आएगा, ए के पास, क्योंकि टाइम टेंडिंग टू जीरो है। तो अगर जब पी पॉइंट यहां पे आया तब भी देखो बच्चों, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग हुआ। लेकिन जब आप बहुत इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए बात करते हैं तो ये जो पी पॉइंट है बच्चों, ये बिल्कुल ए के पास रहेगा, ए के पास। मतलब अगर ये dt टेंडिंग टू जीरो है तो ए और पी कॉन्साइड कर जाते हैं, ए और पी कॉन्साइड कर जाते हैं, है ना। मैंने आपको ग्राफिकल में समझाया। अब देखो अगर इतना छोटा सा इंटरवल है तो ये जो ए और पी के बीच की डिस्टेंस है वो लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन की जैसी हो गई। अब ये कर्व लाइन थोड़ी ना है, ए और पी लगभग लगभग कॉन्साइड हो गए, तो ये लगभग लगभग जो दूरी है इनके बीच की, ये तो एक स्ट्रेट लाइन जैसी है। और इतने छोटे से इंटरवल में पार्टिकल यू टर्न नहीं ले सकता। अरे भाई dt टेंडिंग टू जीरो है तो इतने छोटे से पार्टिकल में पॉसिबल ही नहीं है कि वो यू टर्न ले ले, तो वो आगे ही जाएगा, सीधे ही जाएगा। तो कंडीशन तो यही मेंटेन हो गई ना कि इतने छोटे से इंटरवल में वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विदाउट मेकिंग यू टर्न। इसलिए मैंने कहा कि बहुत छोटे इंटरवल में जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है और मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हमेशा ही सेम होती है। इसलिए कभी भी किताबों में या फिर आप आगे चल के पढ़ेंगे तो आप क्या किया करेंगे, आपको ये बात पता नहीं होती है लेकिन आप ये करते हो कि आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड मान लेते हो, जबकि ऐसा गलत है, ये एवरेज में बिल्कुल गलत है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एक अलग चीज है और स्पीड एक अलग चीज है। लेकिन कई बार आपको कई टीचर से मुंह से सुनने को मिल जाएगा, या कई किताबों में लिख देते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। एक्चुअली में वो लिखने का कारण ये है कि वो किसके लिए बोला गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड किस किस समय पर है, जब आप इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हो। और जैसे कि मैंने आपको बोला है पहले से ही कि अगर केवल स्पीड बोला जाए, केवल वेलोसिटी बोला जाए, तो कौन से स्पीड कौन सी वेलोसिटी की बात हो रही है, इंस्टेंटेनियस। इसलिए अगर ऐसा बोला गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड, तो वो इंस्टेंटेनियस के लिए बोला गया है। और आपको समझ में आ रहा होगा कि इंस्टेंटेनियस के लिए तो भाई बहुत एक छोटा इंटरवल होता है तो उसमें पार्टिकल यू टर्न नहीं ले सकता है, तो वो ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में ही करेगा और वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, भले ही कर्व पाथ है, और यू टर्न नहीं लेगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा ही ऑलवेज इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। लेकिन अगर हम एवरेज के लिए बात करेंगे तो कभी भी आप नहीं बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो स्पीड होता है। वो सब तब बोल सकते हो आप कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट मेकिंग यू टर्न। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमेशा बोला जाता है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, जब ये किताबों में लिखा जाता है या कोई बोलता है तो वो आपको समझना है कि वो इंस्टेंटेनियस के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस में ही डील करने वाले हैं आगे चलकर। तो मैं आप कभी भी यूज करूंगा ना कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, मैं ऐसे बोलूंगा अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैन बी रिटन एज स्पीड, तो आपको समझना है कि इंस्टेंटेनियस का प्रयोग किया गया है ना बच्चों। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट ये आप लिख सकते हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ instantaneous velocity is always equals to equal to इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट क्लियर होगा और अब आगे चलकर आपको कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बच्चों अब हमने वेलोसिटी स्पीड पढ़ लिया है ना। अब कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको एवरेज वेलोसिटी में और बच्चों किसमें, आपका एवरेज स्पीड के, एवरेज वेलोसिटी और स्पीड के। तो किस टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो टाइप मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूं ना, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। तो आप हेडिंग डाल सकते हो अब, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन एवरेज स्पीड और एंड एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो उनको थ्योरी के तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, बट न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आप कर लेना, कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूं, ठीक है। तो जैसे पहला
जो प्रकार के न्यूमेरिकल्स हैं वो इस तरीके के बनाए जाते हैं, बेहद ही आसान। मैं इसको नहीं भी बताऊंगा तो आप कर लोगे बहुत आसानी से, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ जल्दी से। एक पार्टिकल है, वो पहले ए से बी गया बच्चों, और फिर वो बी से सी गया। तो ये कहा गया कि जब वो पार्टिकल ए से बी गया तो उसने S1 दूरी कवर की T1 टाइम में, और बी से सी गया तो उसने S2 दूरी तय की T2 टाइम में। अब आपसे कोई पूछ ले कि भैया एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या होगा, तो बहुत आसानी से निकाल दोगे आप। तो अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, S1 प्लस S2 ए से सी तक, और टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, T1 प्लस T2। अगर ऐसी S3 होता तो प्लस S3 हो जाता अपॉन T3 हो जाता, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, है ना। मतलब इसके चांसेस बहुत कम है पूछने के, लेकिन हमें क्योंकि पढ़ना था तो मैंने बस एक बार बता दिया ताकि कोई भी चीज छूटे ना। उसके बाद सेकंड सेकंड कैटेगरी में ये हो सकता है कि एक पार्टिकल को बोला जाए कि ए से बी गया है, फिर वो पार्टिकल बी से सी गया है। ए से बी गया, फिर बी से सी गया, और ये कहा गया है कि ए से बी जाते हुए वो v1 रफ्तार से गया है और आपका t1 टाइम लिया है, और बी से सी जाते हुए वो v2 रफ्तार से गया है और t2 टाइम लिया है। मतलब ए से बी कांस्टेंट स्पीड के साथ गया है v1 के साथ और t1 टाइम लिया, और बी से सी तक भी कांस्टेंट स्पीड v2 के साथ गया और t2 टाइम लिया। अब आपको बोला गया है कि इसका एवरेज बताओ भाई। इस केस में, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में एवरेज स्पीड क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको भी निकाल लेते हैं जल्दी से, है ना बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा, कई बार बच्चे ये कर देते हैं इसमें कि एवरेज का मतलब ऐसा समझ लेते हैं कि v1 प्लस v2/2 ऐसे एवरेज निकाल लेते हैं, या फिर v3 होता तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3 कर देते। तो बच्चों ऐसी सोच गलत है, ऐसा नहीं करना है आपको। वो एक स्पेशल केस में लगता है वो फॉर्मूला, वो हर जगह नहीं लगता है। उस फॉर्मूले से हर जगह एवरेज वेलोसिटी नहीं आएगी, एवरेज स्पीड नहीं आएगी, इसलिए वैसा मिसकंसेप्शन ना करें। हमें तो बेसिक फॉर्मूला पता है, सर ने बताया कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, वी एवरेज में टोटल डिस्टेंस, मान लो ए से बी तक जो डिस्टेंस कवर की वो S1 है, और बी से सी तक जो डिस्टेंस कवर की वो S2 है, अपॉन टोटल टाइम टेकन तो T1 प्लस T2, है ना बच्चों। अब ये S1 S2 क्या है, ये आप निकाल सकते हो। देखो ए से बी तक की जो दूरी है वो S1 है, तो S1 कैसे निकालेंगे, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी v1 से गया है और टाइम T1 है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम आपको क्या देगा बच्चों, डिस्टेंस। तो S1 इज इक्वल टू v1 इंटू T1। वैसे आप S2 लिख सकते हो क्या, यहाँ पे v2 से गया है तो v2 इंटू T2। तो ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पे उठा के पुट कर देते हैं भाई। तो देखो S1 को लिख सकते हो बच्चों v1 T1 प्लस S2 को लिख सकते हो v2 T2 और डिवाइड बाई T1 प्लस T2। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये फॉर्मूला वो नहीं है, अगर आप v1 प्लस v2 अपॉन 2 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर जगह वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। हाँ, एक स्पेशल केस है जिसमें वो फॉर्मूला अप्लाई होता है। वो स्पेशल केस क्या है, तो वो मैं आपको लिखा देता हूँ। यहाँ पे एक स्पेशल केस बना लेते हैं इसका, स्पेशल केस, है ना बच्चों। स्पेशल केस क्या है कि इफ T1 इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू T, अगर मान लो कि A से B जाने में जो टाइम लगा वही टाइम आपको B से C में लगा, मतलब जब वो डिस्टेंस कवर कर रहा है तो सेम टाइम में कर रहा है। A से B S1 सेम टाइम में करता है T1 में, और ये T2 में। तो अगर ये T1 T2 इक्वल होगा तो यहाँ पे अप्लाई करो बच्चों, फिर देखो एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज क्या आ जाएगा। तो ये हो जाएगा v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी डिवाइड बाई t प्लस टी, मतलब 2t। तो यहां से t कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा v1 प्लस v2 बाई 2t, तो टी कैंसल, तो एवरेज स्पीड आपकी हो जाएगी v1 प्लस v2 बाई 2। तो बच्चों इस केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3, या v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 बाई 4, या v1 प्लस v2 बाई 2। ये वाला एवरेज का फॉर्मूला आपको केवल और केवल तभी लगाना है जब आप डिस्टेंस जो कवर कर रहे हो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहे हो, मतलब T1 T2 सेम होने चाहिए, या T3 होता तो वो भी सेम होता। उस केस में आप ये इस्तेमाल कर सकते हो फॉर्मूले, बाकी किसी केस में ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए मेन फॉर्मूला हमेशा याद रखें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कभी भी लगे फंस रहा हूं
उसको अप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, उसके बाद इसका जो थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल है जो काफी बार पूछा गया है ना, और पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, जगह नीचे कम पड़ी है तो वहां कंप्लीट नहीं होगा। तो बच्चों फिर से पार्टिकल वही हम यहाँ पे 2 के लिए करते हैं, बाकी आप कितने भी चीजों के लिए लिख सकता है वो। तो ए से बी गए या बी से सी गए, तो ए से बी जा गए हम, मान लीजिए बच्चों वेलोसिटी v1 से, v1 वेलोसिटी से गए, कांस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड, है ना, जो मानना हो आपको। और यहाँ पर नीचे जो है ए से बी की जो डिस्टेंस है वो s1 मान लो, और बी से सी में v2 कांस्टेंट रफ्तार से गए हैं, और ये जो डिस्टेंस है बी से सी का, इसको मान लेते हैं अपन कितना है बच्चों, s2 है ना। तो अब ये केस आ गया, तो इसमें कैसे निकालेंगे। तो हमें तो बेसिक फॉर्मूला, कभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो बेसिक फॉर्मूला है उससे चला करें आप। तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका, टोटल डिस्टेंस दैट इज s1 प्लस s2 अपॉन टोटल टाइम। तो ए से बी में मान लीजिए t1 टाइम लगा, और बी से सी में मान लीजिए t2 टाइम लगा। अब t1 t2 आप निकाल सकते हो। यहां से बच्चों ए से लेकर बी तक का जो टाइम t1 लगा वो लिख सकते हो आप क्या चीज, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना, ऐसे लिख सकते हैं अपन, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कवर किया s1 अपॉन वेलोसिटी v1। वैसे ही बी से सी जो टाइम लगा वो t2, और उसको लिख सकते हो s2 अपॉन v2। तो ये वैल्यूज अब यहाँ पे अप्लाई कर दो आप, तो आपका एवरेज आ जाएगा बच्चों, v एवरेज इज इक्वल्स टू s1 प्लस s2 डिवाइड बाई t1। t1 की वैल्यू बच्चों s1 बाई v1 प्लस t2 s2 बाई v2। अब इस फॉर्मूले में आप अप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप क्लियर है। लेकिन इसमें भी एक फॉर्मूला आप डायरेक्ट रख सकते हो, इसमें भी एक स्पेशल केस है। वो स्पेशल केस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्पेशल केस बच्चों क्या हो सकता है कि अगर आपका इफ s1 और s2 दोनों बराबर हो जाएं, s के बराबर, यानी कि सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है बट डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ, तो एवरेज क्या हो जाएगा आपका, तो v एवरेज हो जाएगा बच्चों, ये s प्लस s, s1 और s2 बराबर है, तो ये हो जाएगा 2s डिवाइड बाई s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 2s अपॉन, बच्चों s कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। एलसीएम वगैरह ले लो तो एवरेज स्पीड जो है, अच्छा ये s और ये s कैंसिल हो जाएगा तो मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिखेंगे अपन ऊपर, है ना, s और s तो कैंसिल हो गए। तो ये बचेगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई v1 v2, एलसीएम ले लो तो ये आएगा। ये तो आपको निकालना आता ही है भाई। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आपको क्या दिया गया है, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो अलग अलग स्पीड से वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो सेम है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट पे गया, मतलब घर से मार्केट गया, फिर वही आदमी मार्केट से घर आ गया, तो डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया ना, और आपसे बोला एवरेज बताओ स्पीड का। तो एवरेज स्पीड निकालना बहुत आसान है, v1 v2 दिया जाएगा तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई करना जब सेम टाइम के लिए वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करे, अलग अलग स्पीड से, तो v1 प्लस v2 बाई 2 लग जाएगा। नहीं तो बच्चों अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो एवरेज निकालने में तो हमेशा बेसिक्स से जाएं, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करें, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, वो कभी भी आपको गलत आंसर नहीं देगा, है ना। और बाकी अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी है तो ये फॉर्मूले आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो उस केस के लिए अगर ये फॉर्मूला लगाओगे ना तो बहुत जल्दी सवाल सॉल्व हो जाएगा, आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा जो अभी हमने की। डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल में क्या पुट करेंगे, फॉर्मूला, और डायरेक्ट आंसर आएगा, है ना। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा और समझ में आया होगा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड, मतलब जो स्क्वायर फील्ड है उसकी जो बाउंड्री है वो स्क्वायर शेप में है और साइड उसका 10 मीटर है, और ये पूरी बाउंड्री स्क्वायर फील्ड की कितने में कंप्लीट कर लेता है, 40 सेकंड्स में। तो आपसे ये बोला है कि मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का और वेलोसिटी का एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड बाद कितना होगा। तो बेसिकली सबसे पहले तो टाइम देख लो, उसने टोटल टाइम कितना वो किया है, तो ये है 2 मिनट
एंड 20 सेकंड। तो इसको पूरा सेकंड में लिख लो बच्चों। तो अगर आप सेकंड में लिख लोगे तो ये 2 मिनट में 120 सेकंड्स होते हैं प्लस 20 सेकंड, तो ये टोटल टाइम हो गया 140 सेकंड्स, है ना। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो फार्मर है उसकी जो फील्ड है वो ऐसे स्क्वायर फील्ड है। तो मान लो ये ए से चलना चालू करता है फार्मर, बी सी डी। तो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से ए आया। तो वापिस ए तक आने में उसको कितना टाइम लगता है वो दिया है 40 सेकंड। मतलब ए से बी जाने में, फिर बी से सी जाने में, सी से डी जाने में और डी से वापस ए आने में उसको टोटल कितना टाइम लगता है 40 सेकंड्स। तो 40 सेकंड्स में वो पूरा पेरीमीटर कवर कर लेता है। तो टोटल टाइम वो कितना घूमा है, अगर इनिशियल पॉइंट ए है तो टोटल टाइम वो कितना घूमा है 140 सेकंड। तो जब उसने एक चक्कर लगाया तो 140 सेकंड में वो वापस ए पे आ गया 40 सेकंड्स में। फिर दूसरा चक्कर लगाया तो 40 प्लस 40 80 सेकंड, फिर से ए पे आ गया। फिर 40 सेकंड देखो तो कितना हो जाएगा बच्चों, फिर से ए पे आ गया, मतलब 3 चक्कर लगा चुका है। तो 120 सेकंड्स बीत गए। अब 140 था तो 20 सेकंड और चला। तो अगर 40 सेकंड्स में वो पूरा कंप्लीट करता है तो 20 सेकंड्स में तो बच्चों वो डायगोनली अपोजिट एंड तक पहुंचेगा ना। डायगोनली कैसा पहुंचेगा, अपोजिट एंड पर। तो वो सी पे पहुंचा है, सी पर, सी फाइनल पॉइंट है। सी पर पहुंचने के बाद उसका टाइम होता है 140 सेकंड्स और ए से चल रहा था तो टाइम था 0 सेकंड्स। तो ऐसे 3 चक्कर लगाने के बाद फिर 3.5 जो उसने चक्कर लगाया है उसके बाद वो 140 सेकंड्स पे सी पे पहुंच गया है। तो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो आपसे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं भाई। बेसिकली आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच का स्ट्रेट लाइन देखना है। तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है, सी और ए। तो सी और ए को जोड़ दो तो यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट है। ये जो रेड कलर की लाइन है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, यही बच्चों अपना क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वो आप निकाल सकते हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा बच्चों कितना आपका, ये देखो ये 10 मीटर है, स्क्वायर फील्ड है, ये 10 मीटर है और ये डायगोनल है स्क्वायर फील्ड का। तो ये तो a√2 होता है ना, मतलब आप 90 डिग्री से भी निकालोगे तो ये 10√2 आ जाएगा। तो ये दूरी आ जाएगी 10√2 मीटर्स, है ना। तो आई होप आपको क्लियर है डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है 10√2, टाइम लगा 140 सेकंड्स। तो ये जीरो कैंसिल, इसको 7 इंटू 2 लिख सकते हो, √2 और 2 कट जाएगा तो √2 बचेगा। तो ये फाइनली बचेगा 1/7 √2 मीटर पर सेकंड। तो दिस विल बिकम द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फार्मर। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन क्लियर होगा कि कैसे किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस। जितना भी उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका हाफ वो 10 मीटर पर सेकंड से गया, मतलब आधी लेंथ वो 10 मीटर पर सेकंड से गया। फिर वो जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, जो आधी लेंथ बची है, उसमें से कुछ लेंथ वो 4 मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा है फॉर हाफ द टाइम। मतलब आधे समय तक उसने जो टाइम लिया है बच्चों वो आधा समय लिया है और 4 मीटर पर सेकंड से गया था। फिर उसने कुछ दूसरी डिस्टेंस ट्रेवल की जो रिमेनिंग पार्ट था उसमें, तो उसमें उसने 8 मीटर पर सेकंड से चला है और उसने फिर से हाफ टाइम, मतलब जो आपका सेकंड पार्ट का मोशन है उसमें आधे आधे टाइम के लिए वो 4 मीटर पर सेकंड चलता है, 8 मीटर पर सेकंड चलता है। तो आपसे बोला गया कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द होल मोशन। तो एवरेज वेलोसिटी बताना है। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं और आप तो एक काम करो कि ऐसा समझ लो कि जो पार्टिकल है वो ए से स्टार्ट करता है और फाइनली डी पे पहुंच जाता है। फाइनली डी पे, मतलब जो हमारा पाथ है, मैंने बी और सी क्यों नहीं लिखा वो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि बी और सी बीच में आ जाएंगे। तो ए से डी तक का इसका होल जर्नी था, है ना बच्चों। अब उन्होंने क्या बोला कि हाफ लेंथ, मतलब बीच में मिड पॉइंट पर एक पॉइंट बी है मान लो। तो ये ए से डी मान लो टोटल लेंथ 2l है, क्योंकि हाफ डिस्टेंस बोला ना तो मैं l और l में तोड़ दूंगा। यानी कि ए से बी तक की जो दूरी है वो भी l लेंथ की है और बी से डी तक की जो दूरी है बच्चों वो भी l लेंथ की दूरी है। फिर वो जो ये जो पार्ट कवर कर रहा है वो ए से बी का पार्ट, वो कितनी स्पीड से कर रहा है वो आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, है ना। देखो हाफ डिस्टेंस वो कवर करता है 10 मीटर पर सेकंड से।
फिर बी से डी, तो बी से डी के बीच में एक और पॉइंट आया है जिसको आप सी बोल सकते हो। तो ये जो सी है ना बच्चों, तो ऐसा मत समझना बी सी और सी डी ये L/2 है, ये गड़बड़ हो जाएगा। ये L/2 नहीं है भाई, है ना, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। L/2 नहीं है, ये टाइम सेम लगा है। मतलब अगर आपको ए से बी T1 टाइम लगता है बच्चों, तो आपका ये जो बी से सी है यहां तक जाने में अगर ये T2 टाइम लग रहा है, तो सी से डी जाने में भी T2 टाइम लग रहा है। लेकिन BC इज नॉट इक्वल टू CD, ऐसा कहीं नहीं बोला गया है। बस ये बताया गया कि बी से सी जाते समय हाफ टाइम के लिए, मतलब जो ये बी से डी कवर कर रहा था उसके आधे समय के लिए, T2 टाइम के लिए, वो पहले 4 मीटर पर सेकंड से चला है, और फिर सी से डी जो है वो 8 मीटर पर सेकंड चला है। ये पूरी कहानी है। अब आपको करना क्या है, टोटल डिस्टेंस है 2L, तो आपको ये L और ये L 2L, तो आपको L की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज। फिर आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, बेसिक फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो क्या करोगे आप, 2L उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया, अभी 2L निकालने में ही काफी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर आपका टोटल टाइम जो है बच्चों, वो यहाँ पे B से C T2 और C से D T2, तो 2T2, और A से B T1, तो टोटल टाइम लगेगा T1 प्लस 2T2। अब ये आपको T1 निकालना पड़ेगा, T निकालना पड़ेगा, T1 T2 निकालना पड़ेगा, और L निकालना पड़ेगा। अब अगर आप इसको निकालने जाओगे तो इक्वेशंस में फंस जाओगे। कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ भी होगा अगर उन्होंने सॉल्व किया है इसको, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, आप इसमें बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी अगर आप करोगे। लेकिन इसी सवाल को बहुत आसानी से किया जा सकता है अगर आपको स्पेशल केसेस याद है। देखो मैं कैसे करता हूं, अगर ये सवाल मुझे आता तो टाइम भी बचाना ना बच्चों। अब इसमें फंस के रह गए आप, तो ये सवाल जो है ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए था पेपर में। सवाल तो आपसे फाइनली बन ही जाएगा, बट ये टाइम वेस्ट कराएगा। तो ऐसे सवालों को जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आप तो क्या करो, पूरे मोशन को तोड़ लो। आप बी से सी, पहले बी से डी वाला पार्ट आप चेक करो, बी से डी वाला। हम तो पहले इसको एनालाइज करते हैं, अभी ए से बी भूल जाओ, ए से बी मुझे पता ही नहीं क्या था, हम तो बी से डी देखेंगे, बी से डी देखेंगे। तो देखो बी से डी में क्या है बच्चों, सेम टाइम लग रहा है, बी से सी में और सी से डी में सेम टाइम लग रहा है, सेम टाइम। तो अगर मैं इसको V1 मानूं और इसको क्या मानूं बच्चों, V3 V2, तो अगर सेम टाइम लगता है तो मुझे याद करो बच्चों, आपका जो फॉर्मूला था, डायरेक्ट स्पेशल केस पढ़ाया था मैंने, स्पेशल केस, जब भी ऐसा हो तो इसका जो एवरेज होता है, एवरेज मान लो इन दोनों का V3 है, V3, ये V1 V2 और ये V3 एवरेज है मान लो B से D। तो आपको याद होगा कि जब टाइम सेम लगता है तो V एवरेज डायरेक्ट आ जाता था, V1 प्लस V2/2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो आप। इसलिए वो केसेस बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब देखो ये कितने जल्दी सॉल्व कराएगा आपका सवाल। तो V3 मतलब B से D तक की एवरेज आ गई हमारे पास। V1 कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये 4 प्लस 8, V2 8/2, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। लो खत्म। यानी कि अब आप इस पूरे मोशन को ऐसे तोड़ सकते हो, दिस मोशन इज इक्विवेलेंट टू, ये बच्चों ए से बी जो पार्टिकल है वो कितने वेलोसिटी से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे उसने कितनी दूरी कवर की बच्चों, L लेंथ की। फिर B से C पार्टिकल गया, तब भी उसने कितनी दूरी कवर की बच्चों, L लेंथ की। लेकिन B से C के दौरान उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी क्या रही, हमने उसका एवरेज निकाल लिया है। तो हम ये मान सकते हैं कि B से C डायरेक्टली वो 6 मीटर पर सेकंड से गया है, 6 मीटर पर सेकंड से। यानी कि अब ये बीच का एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा, सेम टाइम वाला वो हमने करके रख लिया। अब हमें टोटल मोशन का चाहिए, ए से सी तक का, ए से सी तक का। तो देखो बच्चों ये एक और अलग स्पेशल केस बन गया, ये अलग स्पेशल केस बन गया। ये आपका V3 हो गया 6 मीटर पर सेकंड, इसको V4 मान लो। तो याद करो मैंने आपको एक स्पेशल केस और बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला, कि ए से बी और बी से सी अगर दो बार इक्वल लेंथ ट्रेवल कर रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसका एवरेज का फॉर्मूला, V एवरेज का फॉर्मूला डायरेक्टली हमें पता था 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2। अब यहाँ पे V3 V4 है V1 V2 की जगह, तो हम लिखेंगे 2V3 V4 डिवाइड बाई V3 प्लस V4, अगर आपको याद हो। ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं भाई, है ना। तो यहां से देखो 2 इंटू V3 की वैल्यू देखो बच्चों, V3 की वैल्यू 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 V4 है ना, और V3 प्लस V4
तो 6 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 16। तो अब यहाँ से जो भी कट रहा है वो काट दो बच्चों। यहाँ से 2 गया तो ये 8 बचेगा, फिर ये 2 गया तो ये 3 बचा, तो ये 4 बचा, फिर यहाँ से 2 गया तो ये 5 बचा और ये 2 बचा, तो ये आ गया 15/2। और व्हाट इज 15/2? 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो आंसर है वो 7.5 मीटर पर सेकेंड है। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब मुझे समझाने में टाइम लगा है आपको, लेकिन अगर मुझे करना होता मैं ये तो मन में ही कैलकुलेट कर लेता भाई, 4 + 8/2 6, फिर ये कैलकुलेट करने के लिए पेन चला लेता अगर मुझे टफ लग रहा था, और डायरेक्ट आंसर निकाल लेता। वो समझाने में टाइम गया है, नहीं तो ये 1 मिनट का भी सवाल नहीं रह गया। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे कि पहले सोचेंगे कि मैं पहले पूरा डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं, फिर मैं पूरे टाइम निकाल लूं, तो ऐसे बहुत लेंदी हो जाएगा और कई बच्चे तो अटक जाते हैं, वो इक्वेशन ही सॉल्व नहीं कर पाते वहां तक पहुंचने के लिए, है ना। तो इस तरीके से आपको स्मार्ट वर्क करना है। इसलिए वो केसेस और वो फॉर्मूलेज भी अगर आपको याद रह जाए कि वो डायरेक्ट फॉर्मूले कहाँ लगा सकते हैं, तो काफी आसान हो जाते हैं सवाल, है ना। तो आई होप आपको बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि x = 2t² + 2t मीटर्स, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 = t = 2 सेकंड्स पर और एवरेज वेलोसिटी 1 सेकंड से 3 सेकंड पर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, इंस्टेंटेनियस निकालना है। तो आपको पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर मुझे पोजीशन दिया हुआ है तो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालना चाहिए? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करना चाहिए बच्चों? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, आपको मैंने फॉर्मूला अभी लिखवाया है, dx/dt, dx/dt, है ना, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, और x की वैल्यू है टाइम के रेस्पेक्ट में 2t² + 2t। अब डिफरेंशिएशन आना चाहिए बच्चों, अगर डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाता है और डिफरेंशिएशन ऑफ t² वो 2t होता है, तो 2 बाहर है ही और t² का डिफरेंशिएशन 2t, तो 2 × 2 4 × t, है ना। तो ये हो जाएगा पहले 4t और प्लस 2 बाहर आएगा और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, तो 2 × 1 2 हो गया। तो ये डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो ये आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। वेलोसिटी का फंक्शन क्या मिला टाइम का बच्चों? 4t + 2। अब हमें क्या करना है कि वेलोसिटी की वैल्यू किस पे निकालनी है? देखो t = 2 सेकंड्स, तो वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है एट t = 2 सेकंड्स। तो वेलोसिटी के फंक्शन में, टाइम के फंक्शन में t की जगह 2 सेकंड्स रख दो, तो 4 × 2 + 2, तो ये हो जाएगा 8 + 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। तो आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया बड़ी ही आसानी से, 10 मीटर पर सेकंड। अब हम निकालते हैं सेकंड पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में बच्चों एवरेज वेलोसिटी पूछा है, v एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं हम डेल्टा एक्स, मैंने बताया था डेल्टा एक्स लिखा जाता है, और टाइम को लिख सकते हैं डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। डेल्टा को तो ऐसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब इनिशियल टाइम क्या है बच्चों? 1 सेकंड, फाइनल टाइम क्या है? 3 सेकंड। तो आपका इनिशियल टाइम पे जो पोजीशन होगा वो आपकी इनिशियल पोजीशन होगी। मतलब इनिशियल पोजीशन है क्या? इनिशियल पोजीशन इज इक्वल्स टू पोजीशन एट इनिशियल टाइम, मतलब t = 1 सेकंड, ये इनिशियल पोजीशन है ना। तो पोजीशन के फंक्शन में आप t की वैल्यू 1 सेकंड डालो, तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × t, तो ये 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 + 2, तो ये आ गया 4। तो आपकी इनिशियल पोजीशन आ गई बच्चों कितनी? 4 मीटर, है ना। उसके बाद फाइनल पोजीशन निकालना है, तो फाइनल पोजीशन कैसे निकालेंगे? फाइनल पोजीशन मतलब फाइनल टाइम पे जो पोजीशन है, तो t = 3 सेकंड्स, तो 2 × 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 × t, मतलब t की वैल्यू 3 सेकंड, तो 3 हो गया ये, तो ये हो गया 18 + 6। तो फाइनल पोजीशन भी आ गई बच्चों, 18 + 6 बिकम्स 24 मीटर। तो फाइनल पोजीशन आ गई आपकी। अब आप एवरेज निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, तो v एवरेज आपका आ जाएगा फाइनल पोजीशन विच इज 24 मीटर्स माइनस इनिशियल पोजीशन विच इज इक्वल्स टू 4 मीटर्स, और डिवाइड बाई फाइनल टाइम 3 सेकंड्स माइनस इनिशियल टाइम 1 सेकंड।
तो ये हो जाएगा 20/2 विच विल बिकम 10 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि एवरेज हमने कैसे निकाला है। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। तो आई होप अब ऐसे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। अब देखिए बच्चों, आगे हम क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे जब ये फंक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है, तो कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता चलता है कब डिफरेंशिएशन करना है, कब इंटीग्रेशन करना है। अरे भाई, हमने सबकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं और सबके फॉर्मूलेस पढ़े हैं, तो उनको अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा डिफरेंशिएशन करना है कि इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ पे पोजीशन दिया था, हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है, और इंस्टेंटेनियस है तो डिफरेंशिएशन करो। अगर वेलोसिटी दी होती और पोजीशन पूछा होता तो इंटीग्रेशन करना पड़ता, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर वेलोसिटी से पोजीशन चाहिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर जैसे कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो मैं तो उनको ये चार्ट बता देता हूँ, तो आप ये बना लो और इसी हिसाब से देख सॉल्व करना जब भी कोई भी किसी चीज से किसी चीज को पहुंचना है। जैसे आपका पोजीशन है बच्चों, और यहाँ पर वेलोसिटी लिख लेते हैं, और यहाँ पर एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन पढ़ा नहीं हमने, बट हम बाद में जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। एक्सेलरेशन की पहले डेफिनेशन करेंगे, फिर एक्सेलरेशन वाले सवाल बताएंगे, लेकिन मैं आपको यही बता देता हूँ कि कब डिफरेंशिएशन करना होता है और कब इंटीग्रेशन करना होता है। तो जब आप पोजीशन से वेलोसिटी निकालते हैं, पोजीशन से वेलोसिटी, तो आपको डिफरेंशिएशन करना चाहिए dy/dt। और जब आप वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना चाहें, अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, तब भी आपको डिफरेंशिएशन करना चाहिए। यानी डिफरेंशिएशन कब कब करना चाहिए मुझे? जब पोजीशन से वेलोसिटी चाहिए, या फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए। और अगर पोजीशन से एक्सेलरेशन चाहिए तो आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक बार वेलोसिटी तक आने के लिए, फिर एक्सेलरेशन तक आने के लिए। तो पोजीशन से वेलोसिटी चाहिए तो एक बार डिफरेंशिएशन करो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए तो एक बार डिफरेंशिएशन करो। बट पोजीशन से एक्सेलरेशन चाहिए, इसके सवाल अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी बता रहा हूं मैं आपको कि अगर ऐसे सवाल आए तो करना क्या चाहिए आपको। तो पोजीशन से एक्सेलरेशन चाहिए तो दो बार डिफरेंशिएशन करो। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। उसके बाद इसका उल्टा अगर आप चलते हैं, अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाते हुए आपने डिफरेंशिएशन किया था, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फिर वेलोसिटी से पोजीशन तक आने के लिए फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और अगर एक्सेलरेशन से पोजीशन आना है तो डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आई होप आपको अभी क्लियर, थोड़ी सी क्लैरिटी होगी कि मुझे कब डिफरेंशिएशन करना चाहिए, कब इंटीग्रेशन करना चाहिए। तो पोजीशन से वेलोसिटी डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंटीग्रेशन, और वेलोसिटी से पोजीशन इंटीग्रेशन। जैसे अब अगर मैं आपको ऐसा सवाल दूं तो आपको शायद क्लैरिटी होगी कि मुझे करना क्या है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दे देते हैं अपन, है ना बच्चों। यहाँ पे अब आपको किसी पार्टिकल का वेलोसिटी दिया है, तो अ पार्टिकल है वेलोसिटी सच एज, ये फंक्शन आपको दिया गया है 3t² प्लस 2t प्लस 5 मीटर पर सेकंड में दिया है। तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। और ये बोला गया है इफ द पार्टिकल इज एट x इक्वल्स टू 1 मीटर एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। तो आपको 2 सेकेंड में पार्टिकल की पोजीशन बताना है। अगर पार्टिकल की पोजीशन 0 सेकेंड पर कितनी रही होगी? 1 मीटर, तो आपको बताना है। तो जल्दी से बच्चों सॉल्व करके बताओ इसको। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला गया है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो 3t² प्लस 2t प्लस 5 मीटर पर सेकंड, ऐसा किसी पार्टिकल का फंक्शन ऑफ टाइम पे डिपेंड कर रही है, और ये वेलोसिटी दी गई है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स इफ द पार्टिकल इज एट x इक्वल्स टू 1 मीटर एट t इक्वल्स टू 0 सेकंड। तो 0 सेकंड पे वो पार्टिकल स्टार्ट करता है कहाँ से चलना? x इक्वल्स टू 1 मीटर से चलना चालू करता है, पोजीशन उसकी ऐसी होती है। और फिर वो
इस वेलोसिटी से चलता है, जो आपको वेलोसिटी गिवन है ना। तो आपसे बोल रहा है कि 2 सेकंड पे फिर वो पार्टिकल कहाँ होगा, तो जल्दी से निकालते हैं। देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिख लेना चाहिए, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया बच्चों, 3t²। अब बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको, है ना। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं आता आपको तो नहीं आएगा समझ में, है ना, फिर आई एम हेल्पलेस, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, है ना। तो मैंने आपको बार बार कहा भी था कि ये चैप्टर शुरू होने से पहले आपको आना चाहिए। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को पोजीशन के टर्म्स में लिखा जा सकता है dx/dt, ये तो हमें पता है ना, इज इक्वल्स टू 3t² प्लस 2t प्लस 5। अच्छा, dt को उधर ले जाओ, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो, एक वेरिएबल एक साइड, दूसरा वेरिएबल दूसरा साइड। t के साथ t वाला होना चाहिए और x के साथ x वाला होना चाहिए। तो x तो बेचारा अकेला है, t वाले के साथ dt को ले जाओ, तो 3t² प्लस 2t प्लस 5 ब्रैकेट लगा लो बच्चों इंटू dt। अब देखो अपन तो पोजीशन निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। इसलिए मैंने कहा था कि वेलोसिटी से पोजीशन चाहिए तो इंटीग्रेशन करना होगा। अब ध्यान से देखो तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसमें लिमिट लगानी पड़ेगी। देखो बच्चों ये डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट्स दी गई हैं आपको। तो यहाँ पे t की लिमिट कहाँ से चालू है, 0 सेकंड से 2 सेकंड, तो 0 सेकंड से 2 सेकंड। अब लिमिट लगाते समय देखना 0 सेकंड पर x के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, 1 मीटर। तो 0 सेकंड पे यहाँ पर लोअर लिमिट लगेगी 1 मीटर, और 2 सेकंड पर हमें निकालना है, तो इसको x बोल देते हैं, इसकी वैल्यू चाहिए हमें x की, है ना। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों dx का इंटीग्रेशन x होता है, ये आपको पता है, और लिमिट लगा दोगे आप 1 से x और इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन आप करना जानते हो, अगर बीच में प्लस साइन है तो इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, t² का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन होता है t³/3, फॉर्मूला आपको याद होगा। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा पूरा ही लिख देता हूं मैं। तो 3 टाइम्स t³/3, फिर प्लस 2 टाइम्स t का इंटीग्रेशन होगा t²/2, है ना बच्चों, और प्लस 5 बाहर आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। और इसमें लिमिट लगा देंगे हम पूरे में, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, है ना। तो ये काम हो गया। अच्छा, अपर लिमिट पहले लिखते हैं, तो x की जगह x लिखेंगे, माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह 1 लिख लो, इक्वल्स टू ये 3 और ये 3 कैंसिल, 2 और ये 2 कैंसिल। अब अपर लिमिट लगाओ, तो पहले 2 रखो सब में, तो 2 का क्यूब हो जाएगा बच्चों 8, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 2 रखोगे तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, फिर बीच में माइनस साइन, फिर t की जगह लोअर लिमिट रखो, तो ये 0 0 0, तो -0, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, x - 1 इज इक्वल्स टू 8 + 4, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 8 + 4 12, और 12 प्लस कितना 10, तो 22, और -0 तो लिखना ही नहीं, 1 उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 23 मीटर्स। तो आपने निकाल लिया कि एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर आपकी जो पोजीशन होगी बच्चों वो 23 मीटर्स होगी। तो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर होगा इस सवाल का।